हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। आपको इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स भी इसी चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रामा की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि कोरिया में पिछले 600 साल से जोसेन एरा चल रही थी। बहुत से राजा आए और बहुत से राजा गए, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इनकी एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई और प्रेजेंट की रॉयल फैमिली भी कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। अब पावर क्लास बन चुकी है। रॉयल फैमिली के पास जो एब्सोल्यूट पावर्स होती थी, अब वो क्लास बन चुकी है और वो लोग कोरिया के नोबल लोगों में आते हैं, यानी अमीर और खानदानी लोग। द नेक्स्ट सीन में हमें रॉयल एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पे 2009 के स्प्रिंग एग्जाम की रैंकिंग दिखाई दे रही थी। वहीं पे हम एक लड़के मिनसुक को देखते हैं जो कि सेकंड आया था। फर्स्ट आई थी शो की फीमेल लीड। ये देख के मिनसुक को गुस्सा आता है। तभी वहाँ शो की फीमेल लीड आ जाती है जिसका नाम होता है सियोंग। सियोंग मिनसुक से कहती है कि तुम फिर से हार गए। तो कहता है कि इसमें इतने खुश होने वाली कौन सी बात है, क्या तुम थकती नहीं। तो सियोंग कहती है क्या मतलब, ये एग्जाम तुम्हारे लिए हार्ड था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा। सियोंग कहती है कि तुम मुझसे हार गए हो, इसलिए अपनी हार को एक्सेप्ट करो। बिला वजह अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही को एम्बैरस करोगे। तभी मिनसुक कहता है कि तुम तो नोबल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती, लेकिन सियोंग उसे बातें सुना देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी एफर्ट करना, बार बार हारना अच्छा नहीं होता है ना। और कहती है कि ठीक से यूनिफॉर्म तो पहन लो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग को जो कि प्रिंसिपल के पास बैठी हुई थी। वहाँ पे उसके टीचर भी होते हैं। रॉयल एकेडमी में 2 हाउसेस होते हैं, एक चोंगयोन हाउस और एक ज्यूजक हाउस। चोंगयोन हाउस में नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं और ज्यूजक में आम फैमिलीज और बिजनेसमैन फैमिलीज के बच्चे। अब प्रिंसिपल उसे एक कप दिखाते हुए कहते हैं कि जानती हो ये किसने बनाया। वो एक राजा की तरफ इशारा करती है तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, ये इसी ने बनवाया था। अभी बताने लगते हैं कि जानती हो वो एक कोर्टिसन का बेटा था, लेकिन उसके पास ब्रिलियंट माइंड था। वो उसे वही कप दे देते हैं। सियोंग बाहर आती है और उस कप को एक जगह रख देती है। प्रिंसिपल की बातों से लग रहा था कि जैसे वो उसे उसका प्लेस दिखा रहा था कि नोबल फैमिली को लोगों को हराने से भी वो उनके बराबर की नहीं हो सकती। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सियोंग एक कंपनी की सीईओ होती है और मीटिंग में होती है, जहाँ पे वो एक कॉम्पिटिटर कंपनी से सर्वे में हार गए थे। उसके एम्प्लॉयज तो बताते हैं कि दूसरी कंपनी ने प्रमोशनल टैक्टिक यूज की हैं। उन्होंने अपने लॉन्च पे ही 50% ऑफ कर दिया और किसी सेलिब्रिटी से भी कोई ऐड बनवाया है। तो सियोंग कहती है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो हम लोग हार चुके हैं इन सेल्स टर्म्स। अब सियोंग ने कहती है कि प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा और उन सबको क्या क्या काम करना है वो बोलने लग जाती है। सियोंग अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होती है और बहुत ज्यादा बॉसी भी। तभी वहाँ पे इसकी असिस्टेंट मिस डू आ जाती है। डू से कहती है कि टाइम कम है, हमें चलना पड़ेगा, बाहर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है तो हम लेट हो जाएंगे। सियोंग कहती है कि पता है आज रॉयल किंग का बर्थडे होता है। जाने से पहले सियोंग वहाँ पे उनसे कह के जाती है कि तुम लोग को पता है आज मैं एक प्लेस पे जा रही हूँ, तो इसलिए इस न्यूज को तुम लोग फैला दो और इसे वायरल कर देना। तो एक पूछता है कि हमने करना क्या है। वो कहती है कि आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल में तुम लोगों ने लिखना है कि कैसा ग्रुप की सक्सेसर को रॉयल किंग की बर्थडे बैंक्वेट का इनविटेशन आया है और वो वहाँ पे जाएगी। रास्ते में मिस डू सियोंग से पूछती है क्या तुम सक्सेसर हो। वो कहती है नहीं। तो वो कहती है कि फिर झूठ क्यों बोला। सियोंग कहती है कि तुम्हें पीआर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को जो कि शावर ले रहा होता है। बाहर रॉयल मेड्स होती हैं। वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस का असिस्टेंट आ जाता है जिसका नाम होता है चॉय। चॉय कहता है कि योर हाइनेस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिसपे उसे परमिशन मिल जाती है। फिर हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को जिसका नाम होता है जियान, जिसे मैं ग्रैंड प्रिंस बुलाने वाली हूँ, जो कि हंटिंग के लिए गया हुआ था और चॉय की तरफ गन पॉइंट करता है, जिससे चॉय तो डर गया था। कहता है कि आपके लिए कोई टी लेके आता हूँ, बट वो मना करते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद की जरूरत है। चॉय कहता है कि श्योर हाइनेस शायद आप भूल रहे हैं आज किंग का रॉयल बर्थडे बैंक्वेट है। फिर हम देखते हैं रात को किंग के बर्थडे पे काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारी मशहूर सेलिब्रिटीज। वहाँ पे काफी सारे मीडिया वाले भी होते हैं कि रॉयल फैमिली के बर्थडे बैंक्वेट को कवर कर रहे थे। तभी वहाँ पे रेड कलर की कार में सियोंग एंट्री मारती है, जिसे सब देखते ही रह गए थे। सियोंग अच्छे से वहाँ पे पिक्चर्स बनवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग की टीम को जो कि जल्दी से सियोंग की पिक्चर्स को वायरल करने लग जाते हैं, लिखते हुए और हैशटैग चला के। सियोंग ने जो ड्रेस पहनी थी, जो उसके पास बैग था, जो उसने हील्स पहनी थी और जो उसके हाथ में रिंग थी, और ये बात
काफी जल्दी से वायरल भी हो जाती है और लोग उसे जल्दी से परचेज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सेओंग को जो के पार्टी में होती है और अकेली वहीं पे खड़ी हुई थी। तभी हम वहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि दूसरे से देख के बातें करती हैं कि ये कैसल ग्रुप की सेकंड चाइल्ड है। किसी को तो पता भी नहीं था ये एग्जिस्ट करती है जब तक ये 10 साल की नहीं है। वो कहती है क्या मतलब, वो बताती है कि इसके डैड की मिस्ट्रेस ने इसे पाला है और बात ही करती रहती है कि इसके पास ऑनर और डिग्निटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती है इन शॉर्ट ये एक साइको है। तभी सियोंग वहाँ पे ग्लास को तोड़ देती है और उनकी तरफ देख के स्माइल करती है जिससे वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं सियोंग का हाफ ब्रदर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम होता है तेजू। वो जाने लगती है पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने ब्रदर को थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखानी चाहिए, इसलिए शायद लोग तुम्हें अनकल्चर बोलते हैं। और उसका मजाक बनाने लग गया था कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी सेल्स इस बार अच्छी नहीं हुई, जिसपे वो कहती है कि हम कोई भी फ्लैशी कैंपेन्स नहीं करते ना और डिस्काउंट्स भी नहीं देते। जो तुम्हारे एड कैंपेन के स्टंट हैं और जो तुमने 50% ऑफ की सेल भी की थी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी टॉप स्पॉट में मैं ही हूँ। अब यहाँ पे दोनों बहन भाई एक दूसरे को बातें सुनाने लग जाते हैं। सियोंग कहती है कि ज्यादा बोलोगे तो उसकी टाई को टाइट कर देती है जिससे वो खांसने लग जाता है। तभी सबको अंदर बुलाया जाता है। दोनों बहन भाई का स्टाइल एक तरह का होता है और फिर अंदर जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि किंग होता है और उसके साथ उसकी मॉम बैठी होती हैं। ये बच्चा अपने फादर की जगह पे किंग बना था और अभी तक बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं होती क्योंकि ग्रैंड प्रिंस का वेट हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है। तेजू कहता है कि ये ग्रैंड प्रिंस ने क्या पहना है, इसने तो हंटिंग ड्रेस पहनी हुई है। प्रिंस कहता है सॉरी योर मैजेस्टी, मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी क्वीन मदर कहती है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। ग्रैंड प्रिंस किंग से पूछने लग जाता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगा। किंग कहता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा ग्रैंड प्रिंस के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रैंड प्रिंस सामने जो छोटा सा किंग बैठा हुआ है ये फादर का छोटा भाई होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस की सिस्टर इन लॉ से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, बल्कि उसे कहने लगती है कि हंटिंग सीजन तो चला गया है, तुमने ये हंटिंग ड्रेस क्यों पहनी है। तो वो कहता है कि हंटिंग करने के लिए कोई सीजन तो नहीं होता, हंटिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं और आप मुझे बाद में लेक्चर दे देना। ग्रैंड प्रिंस की वजह से वहाँ पे जो गेस्ट आए थे वो तब तक खड़े हुए थे। ग्रैंड प्रिंस के बैठने के बाद वो लोग भी बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। रॉयल फैमिली का सेलिब्रेशन नेशन में काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग को जो कि एक जगह पे खड़ी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी होते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और बहुत ही प्यारे से फायरवर्क्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं द नेक्स्ट सीन में सियोंग को जो कि एक जगह पे अकेली थी और ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिन आ जाता है। सियोंग कहती है तो मुझे आपको प्राइम मिनिस्टर मिन बुलाना होगा, जिसपे मिन कहता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे सियोंग कहती है कि तुमने कितना रोजी पिंक कलर का फ्लोरल ओवरकोट पहना है, जिसपे वो उसे कहता है कि हम कैबिनेट के लोग हैं इसलिए हम यहाँ पे सिविलियन क्लॉथ्स में शॉप नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मीनू से कहता है कि तुम ये रेड आउटफिट इंटेंशनली पहन के आई हो। वो कहती है सो व्हाट, वो कहता है कि कंट्रोवर्सी बन सकती है, जिसपे वो कहती है तो बनने दो, उससे क्या होता है, सब लोग को ये पता है कि मैं कैसल ग्रुप की सीईओ हूँ सियोंग होजू, और ये भी पता है कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी चोय आगे कहता है कि आपको ग्रैंड प्रिंस बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस यान को उसके पास जाता है तो कहता है रॉयल हाइनेस आपने मुझे बुलाया। उसके बाद मिन फ्रेंडली तौर पे से कहने लग जाता है कितनी बार मैंने तुम्हें बोला अकेले मत घुमा करो। वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर है, कि कोई मुझे हार्म पहुंचा देगा। उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ग्रैंड प्रिंस पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे। मिन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं और स्पॉटलाइट, तुम मेरी स्पॉटलाइट मुझसे लेना चाहते हो क्योंकि काफी सारी लड़कियां मुझे भी देख रही थी। इस पे ग्रैंड प्रिंस कहता है नहीं, इससे थोड़ा अपोजिट है। वो कहता है क्या। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाएगी। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझ पे दबाव डाल रही हैं कि मुझे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे शादी तो होनी है जल्दी या देर से, और फिर इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। वो कहता है मेरी। इस पे ग्रैंड प्रिंस कहता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पैलेस को छोड़ना पड़ेगा और एज अ रीजेंट जो भी मैं यहाँ पे रह के पैलेस की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ वो बाद में नहीं निभा सकूंगा क्योंकि रॉयल किंग अभी सिर्फ 8 साल के हैं, इसलिए वो स्टेट अफेयर्स को अटेंड नहीं कर सकते। जो ड्यूटीज तुमने मुझ पे डाली हैं, जिसमें मैं चैरिटी इवेंट्स और डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को होस्ट करता हूँ और भी बहुत सारे काम बताता है, सारी चीजें फिर तुम्हें करनी पड़ेंगी। फिर मिन कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नहीं, हमारे पास पहले ही रॉयल्स नहीं हैं जो स्टेट अफेयर्स को अटेंड कर सके। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहता है ठीक है तो फिर मेरी शादी को ब्लॉक करो।
वो कहता है कि ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम अपनी वीटो पावर यूज करो। रॉयल मैरिज के लिए कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है और जब तुम्हारे पास आया है तो रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग तुम उसे रिजेक्ट कर देना। के बाद मिन कहता है कि मुझे इतना डराने की क्या जरूरत थी, सीधे से कह नहीं सकता था कि मेरी शादी ब्लॉक करा दो। इसी तरह हम देखते हैं उनको जो कि नेटवर्क ढूंढते ढूंढते रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गई थी जहाँ पे आउटसाइडर्स अलाउ नहीं थे। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलती नहीं है और बोलती है प्लीज फॉरगिव मी, लगता है मैं रास्ता भटक गई थी। बट वो फिर से पूछता है तुम्हारा नाम, फिर उसे बताना पड़ता है कि मेरा नाम है स्योंग हिजू। वो पूछता है कि तुम्हारा एफिलिएशन, वो कहती है कि मैं पैलेस के स्टाफ का मेंबर नहीं हूँ। वो कहता है तो फिर तुम एक आउटसाइडर हो, इस एरिया में क्या कर रही हो, ये एरिया पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। और कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ से गायब हो गई तो ठीक है, ना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। और ये बोलते हुए स्माइल कर रहा था। अभी वो काउंट स्टार्ट ही करता है तभी एक धमाके की आवाज आती है। वो उसे यही रुकने को बोल के जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में आग लग गई थी और ये सीन देख के ग्रैंड प्रिंस को पुराना सीन याद आ रहा था। 3 साल पहले उसका ब्रदर जो किंग बना हुआ था उसकी भी ऐसे ही आग में डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, वो कहता है मैं ठीक हूँ। वो किंग के बारे में पूछता है। इससे पहले मिन भी कुछ बोलता तभी पीछे से सिस्टर इन लॉ आके उसे थप्पड़ मार देती हैं और ये सीन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। और साथ ही कहती है कि दूसरे किंग की भी जान लेना चाहते हो क्या। तभी पीछे से रॉयल किंग आ जाता है जो बिल्कुल सेफ था। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।